बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम मौजूदा मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल साहब। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। वफाकी हुकूमत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया गया और अब जो GIT की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद में उनका नाम ECL में भी डालने का हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया। क्या समझते हैं आप, क्या हालात पैदा होने जा रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर तो हुकूमत जिस तरह से नैब प्रोसीड कर रहा है, अगर उसके जो फाइंडिंग्स हैं जिस तरह से GIT में आए हैं, उन्होंने अगर पब्लिक लेवल पे भी लोगों को कन्विंस कर लिया कि वाकई सूरत हाल ऐसी है जैसी पेश हो रही है, तो जो पब्लिक ओपिनियन का महाज है वो अगर उसको मैनेज कर सकेंगे तो फिर शायद कोई बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए पेश नहीं होगा। दूसरा मामला ये है कि जो कुछ अब तहकीकात के नतीजे में GIT की रिपोर्ट में आया है, अब बड़ा मरहला तो ये होगा कि अदालत में उसको साबित भी करना है, क्योंकि हमने माजी में भी GIT की बहुत सी ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जो बाज़ाहिर बहुत कन्विंसिंग लगती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनमें बड़े बड़े इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, लेकिन फिर अदालत के अंदर वो सस्टेन नहीं हो पाता। तो अब ये दो चैलेंज हैं जो हुकूमत और नैब को दरपेश हैं, और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी इम्तिहान में है। उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात हैं जो बाज़ाहिर माजी के जो उनके ऊपर इल्ज़ामात रखते रहे हैं उन्हीं की तरह की वज़न है उनका, लेकिन इस दफ़ा शायद होमवर्क हुकूमत ने शायद ज़्यादा किया है। तो बाज़ाहिर लगता ये है कि वो इल्ज़ामात बहुत शदीद हैं। अब ये पीपल्स पार्टी को उनके साथ मुकाबला करना है और वो देखना है कि वो कैसे उनके साथ निबरद आजमा होते हैं। आप कह रहे हैं सर हुकूमत ने होमवर्क ज़्यादा किया है। बिलावल भुट्टो की स्पीच देखें तो वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने चले थे, लॉन्ड्री वाला सामने ले आए। तो वो इतना ज़्यादा सीरियस लेते नजर नहीं आ रहे इस मामले को। नहीं, देखिए, इस वक्त उनको अपनी गुफ्तगू में घबराहट जाहिर नहीं करनी है, लेकिन वो यकीनन बहुत सीरियसली इसके बारे में सोच रहे होंगे। आज का बहुत बड़ा इज्तिमा था और उसमें उन्होंने इशारे दिए हैं कि वो सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ साजिश है, यह असल निशाना बिलावल भुट्टो है, और ये कि ये हकीकत में सूबाई हकूक़ के ऊपर डाका डालने की कोशिश है। इसके कुछ इशारे उन्होंने दिए हैं जो माजी में भी जरदारी साहब 18वीं तरमीम के हवाले से देते रहे हैं कि 18वीं तरमीम को लपेटने का एक तरीका है। तो मुस्तकबिल में अगर इनके ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो इन मौज़ूआत को, इन थीम्स को और ज़्यादा स्ट्रांगली भी पेश कर सकते हैं, जो गालिबन सिंध में माजी के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव भी रहे हैं। माजी में आप देखिए कि जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी नेशनलिज्म की एक तहरीक ज़ोर पकड़ रही है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है, ऐसे में सिंध में भी अगर कोई ऐसी तहरीक शुरू हो जाए तो ये भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके कुछ इशारे आज मिले हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इस मौजू को नहीं छेड़ा है। मगर हुकूमत ने भी सारे ही महाज खोल लिए। मैं आऊँगा इस तरफ। अब्दुल्ला गुल साहब, GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, इससे मुतालिक फैसला अब अदालत ने करना है, मगर इसमें जो मालूमात सामने आई इंतहाई होशरुबा इंकशाफात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि GIT रिपोर्ट झूठ पर मबनी है और जाली है। इस GIT रिपोर्ट के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? अब्दुल्ला गुल साहब से भी राब्ता नहीं हुआ। अहमद बिलाल साहब, आपका इस GIT रिपोर्ट के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमने माजी में मैंने अर्ज किया था कि बहुत सी रिपोर्टें ऐसी देखी हैं। अब आपको याद होगा मेमो गेट का मामला। अब मेमो गेट का मामला उस ज़माने में तो ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और ये फ़ौरन साबित हो जाएगा, और फिर ये बिल्कुल इनकी तबाही के किस्से का एक किस्सा है ये। लेकिन वो फिर उसके में से कुछ निकला नहीं उस तरह का जो इनके लिए एक कंक्लूसिव सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता।
वो दरमियान में ही बात कहीं रुक के रह गई और उसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो असल बात तो यह है कि इस JIT जिसके अंदर बहुत और बड़े घिनौने इल्ज़ामात हैं, उनका असल सबूत ये होगा कि उन्होंने ये इल्ज़ामात को अदालत में साबित करेंगे, उनका वकील सामने आएगा, वो भी अपने सामने पेश करेगा। यही मामला पैनामा के केस के मामले में नवाज शरीफ साहब का था। वहाँ पे भी JIT की बहुत ज़ोरदार रिपोर्ट थी, लेकिन इसके बाद जब उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनकी सजा दी तो कुछ मामला में कमजोरियां सामने आई। अब्दुल्ला गुल साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सर, JIT रिपोर्ट में बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर बजिद है कि ये सब झूठ है, झूठ पर मबनी है ये JIT रिपोर्ट। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या मौक़िफ है? अहमद बिलाल साहब तो ये कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट तो दमदार लग रही है, माजी में भी JIT रिपोर्ट सामने आती हैं, मगर उसके बाद में मुकदमा कमजोर हो जाता है, साबित करना आसान नहीं रहता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो होशरुबा इंकशाफात हैं और कोई ऐसे इंकशाफात नहीं है जिसका पाकिस्तान की कौम को इल्म नहीं था। ये माजी के अंदर बहुत सारी बातें जो है वो लोगों के सामने आई, JITs के अंदर भी ज़बान ज़द आम भी रहीं, लेकिन अब वक्त है मेरे ख्याल में कि हमें इसको दूसरे अंदाज में देखना चाहिए। चाहे बेशक नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ कमज़ोर हुआ, लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली उनको जेल जाना पड़ा और दोबारा भी जेल जाना पड़ गया। तो ये कमज़ोर हो या मजबूत इसका दिफा हो अदालत के अंदर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि घेरा जो है वो तंग हो रहा है। अब जो जालिम की रस्सी है वो दराज नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि कुछ चीज़ें ऐसे वाइट कॉलर्ड क्राइम्स होते हैं जिनका लोगों को उस अंदाज के अंदर इल्म नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो जस्टिफिकेशंस के ऊपर जब जाते हैं, लेकिन माजी के अंदर हम अमेरिका को जानते हैं और 1930s के अंदर एल कपून का केस जो है वो बहुत मजबूत था और एल कपून को फिर पूरी दुनिया जानती थी कि एल कपून जो है वो हर किस्म के गलत काम में इन्वॉल्व है और उसके बाद फिर उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला। लेकिन उस वक्त अमेरिका की अदालत ने एक टैक्स एवेजन के अंदर उसको उम्र कैद की सजा सुना दी थी और बाद में फिर एल कपून को वहीं जेल में मरना पड़ा। ये शिकागो का वाकया है और बड़े दुनिया के अंदर मशहूर वाकया है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि JIT की रिपोर्ट जो है वो उसको अदालत में किस अंदाज में देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि JIT माजी के अंदर जो काम करती रही और जो लकूने उनके रह गए थे या जो उनके कोई शॉर्टफॉल्स थे वो अब मेरे ख्याल में बहुत मजबूत अंदाज में सामने पेश आएंगे और अदालत में उनका दिफा करना और पीपल्स पार्टी से किस हद तक सीरियस है इस JIT की रिपोर्ट को लेकर? आज संजीदगी और गैर संजीदगी की बातें हुई हैं। जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा ये संजीदा नहीं ले रहे हैं इस मामले को, इन्हें संजीदा होना पड़ेगा। ये देखिए, उनका हर चीज का ख्याल होता है सियासतदान का कि किसी सूरत उसको पब्लिक के अंदर अपना जो एक नेशन की जो बैकिंग है उसकी बुनियाद के ऊपर वावेला मचा के, शोर मचा के, लोगों को जो है वो गलत तरीके से दिखा के उसके मुख्तलिफ पहलू। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि इतना पैसा, इतना जो मनी लॉन्ड्रिंग और फिर जो ये अयान अली से लेके फिर ओमनी ग्रुप, ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो पाकिस्तानी कौम के लिए, और फिर रिक्शा वालों के अकाउंटों में जो है वो अरबों रुपए आ रहे हैं। आखिर ये कहीं से पैसा आ रहा है ना, इसका मतलब है कि जो ठीक है, ये कोई नई बातें नहीं है। अहमद बिलाल साहब, JIT रिपोर्ट में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम भी सामने आ गया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने रिपोर्ट का हवाला दिया, कहा हुकूमती जरा इस्तेमाल हुए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के लिए, तो सिंध हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं आने वाले दिनों में। देखिए, मेरे ख्याल में इस JIT में अगर सबसे ज़्यादा कोई सीरियस और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसानदेह और ख़तरनाक इल्ज़ाम है तो ये है कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसके अंदर मुलव्वस करार दी गई है। अफराद के ऊपर तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, खा वो बड़े ओहदे पर ही मुतमक्किन हों, लेकिन पूरी हुकूमत को उसके अंदर अगर आप मुलव्वस कर देंगे तो फिर ये बहुत सीरियस मामला है और फिर अगर उसके ऊपर हुकूमत के ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर ये हुकूमत के ऊपर वाकई ये सीरियसली कोई ऐसे इल्ज़ामात हैं जो अदालत के अंदर विदस्टैंड कर लेते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं और हुकूमती ओहदेदार फिर मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे लोग भी आ जाते हैं।
लेकिन पूरी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आना, ये मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी करीब में कोई ऐसा वाक़या हुआ है। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, और अगर ये वाकई ऐसा है तो हुकूमत के ऊपर इसका असर पड़ना बहुत लाजिम है, और इसके बारे में हुकूमत सिंध को बहुत फिक्रमंदी होनी चाहिए, और उसके जो अहदेदार हैं उनको इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। सिंध हुकूमत इतनी इस हवाले से फिक्रमंद है? अब्दुल्ला गुल साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के हैं, उनका नाम जीआईटी रिपोर्ट में सामने आया। बिल्कुल फिक्रमंद है। इसकी तारीख शुरू होती है जब इलेक्शन के दौरान के अंदर चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील हुए, और उनका नाम है मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान, और वो इस टाइम पे वजारत दाखिला के सेक्रेटरी हैं। और आपको मालूम है कि वजारत दाखिला डायरेक्टली इमरान खान साहब के नीचे काम करती है। मेजर आजम सुलेमान जो हैं, उन्होंने उखाड़ पिछाड़ ऐसे लेवल की थी कि वो सिंध की पिछली 30 साल की तारीख में इस लेवल की जो है पोस्टिंग्स जो है वो नहीं हुई थी। उसके नतीजे के अंदर यह हुआ कि कुछ अर्सा वो वहां चलते रहे, लेकिन जैसे ही वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत इलेक्शन के बाद आ गई, उसके बाद जो है वो उनको तब्दील कर दिया गया, और पहले उनके लिए माहौलियात के जो सेक्रेटरी के लिए उनको तैनात किया गया, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने उनको जो है सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तैनात कर दिया। मेरे ख्याल में उनका सिंध के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक बहुत नेक नामी वो कमा के आए मेजर आजम। और आज जो वजारत दाखिला के हवाले से उनका किरदार है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बात करेंगे। उनकी 11वीं बरसी है। गड़ी खुदा बख्श में पीपी ने बड़ा पावर शो किया है, तो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मगर फिर भी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी को मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मसाइल का सामना था? अहमद बिलाल साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें इस पर। जी, मेरा ख्याल है ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, अब जाहिर है इसके अंदर वजन तो है, इसलिए कि हुकूमत भी आपके पास थी, और आपने वो तमाम वसाइल भी आपके पास थे, हत्ता कि आपने, और आप कहते भी रहे कि हमें कातिलों का पता है। अक़वाम मुत्तहिदा, जी, कातिल का पता है, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी आपने उसके अंदर इन्वॉल्व किया। उनकी भी एक रिपोर्ट बनी, फिर उनके जो तहकीकात के लिए अफसर आए थे उन्होंने बाद में एक किताब भी लिखी। तो सारी बातों में बड़े लूप होल्स नज़र आते हैं, बहुत से ऐसे गोशे नज़र आते हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से तवज्जो नहीं की गई। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम तो मेरे ख्याल में जो लगाते हैं उनमें कुछ वज़न मौजूद है, लेकिन अगर ये नहीं हो सका और पीपल्स पार्टी के पास उसकी कुछ जस्टिफिकेशन है तो फिर ज़ाहिर है उनको वो भी पेश करनी चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या था, उनकी इतनी बड़ी लीडर थी जो उनकी पार्टी की ही लीडर नहीं थी, मुल्क की लीडर थी, और बैनुल-अक़वामी तौर पर उनका एक स्टैचर था, तो उसको इस वक्त तक। लेकिन आप देखिए ना कि इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में कोई ये पहला वाक़या नहीं है। आप हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की शहादत को देख लें, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ साहब का एक हादसे में उनके साथ और उनके साथ पूरी क़यादत का जो है वो शहीद हो जाना और लोगों का मारे जाना, और फिर पता न चलना इतने अरसे से। हालांकि फ़ौजी हुकूमतें भी उसके बाद आई हैं और उनके साथी भी बरसरदार आए हैं जो लोग उनके साथ थे, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चल सका। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी ही के दौर में ये कोई यूनिक चीज़ हुई है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और इसके ऊपर बाज़ का फिर साजिशों की तहें भी चढ़ जाती हैं, और लोग ये कहते हैं एक बहुत गंभीर साजिश है जिसकी वजह से चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि बहुत सी ऐसे अहम हादसात और अहम वाक़यात हुए हैं जिनकी कोई आज तक तहकीकात के नतीजे में कंक्लूसिव हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। और फिर पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया में भी ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका बाज़ ऐसे वाक़यात बड़े बड़े जिनका पता नहीं चलता जी। तो ये बहरहाल अपनी जगह बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और इसका पता नहीं चल सका। अब्दुल्ला गुल साहब, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, आसिफ जरदारी के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में कोई बड़ा ग्रैंड अलायंस बन रहा है? देखिए, ग्रैंड अलायंस तो जरूर बनेगा क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है, और आपको मालूम है कि अभी जब नरगा तंग होता है तो जाहिर है फिर इंसान
मुख्तलिफ किस्म के अलायंसेस की तरफ जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले दिन हैं इसके अंदर हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ठीक है नवाज शरीफ साहब के गिरफ्तार होने से उनकी गिरफ्त ज़रूर मुस्लिम लीग के ऊपर कम हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो है आसिफ जरदारी साहब को भी कुछ इशारे तो ज़ाहिर है मिल रहे हैं, समझ तो है, और फिर जो इंसान जैसा होता है उसको इल्म होता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वो बहुत समझदार हैं और जहांदीदा इंसान हैं। लेकिन ग्रैंड अलायंस उसी सूरत में बनेगा कि अगर हुकूमत ने कमजोरी दिखाई, दूसरी तरफ अगर हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी और आने वाले वक्तों में जैसे कि जनवरी में मुतवक्का है एक नया मिनी बजट आना, तो उसकी वजह से अवाम के अंदर जो मेरे ख्याल में वो अच्छी पजेराई नहीं मिलेगी हुकूमत को। इस वजह से हुकूमत के लिए भी चंद चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं होंगी। इनकी वीकनेस जो है वो यकीनन हुकूमत की फिलहाल तो कामयाबी है, लेकिन आने वाले वक्तों में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हुकूमत फिर वो मेरे ख्याल में तमाम मौके ज़ाया कर देगी। अलायंस तो बनेगा, यकीनन मौलाना करना पड़ सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, अहमद बिलाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो 18वीं तरमीम के हवाले से शोर हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, खासतौर पर जो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुल्क में वन पार्टी रूल लाया जा रहा है। अहमद बिलाल साहब, ये जो खदशात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वन पार्टी रूल के हवाले से सदारती निज़ाम के निफाज के हवाले से तो पीपल्स पार्टी बयानात दे रही है कि ये माहौल बनाया जा रहा है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो खदशा है किस हद तक दुरुस्त है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये चूंकि दोनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमा इस वक्त एहतसाब की जद में हैं, तो उससे ये नतीजा उनकी जमातें अखज़ करने में किसी हद तक हक बजानिब हैं कि उनकी जमातों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उससे फिर बिलवास्ता जो इस वक्त जमात बरसर इक़्तिदार है PTI, उसको फ़ायदा होगा। और आपको याद होगा कि फवाद साहब जो हैं, चौधरी फवाद साहब, वो कई दफ़ा इस तरफ इशारे भी कर चुके हैं कि इन पार्टियों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेंगे, तो वो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे तो ज़ाहिर है इन पार्टियों का नुकसान होगा और वो शायद PTI का गेन हो सकता है। तो एक लिहाज से उनका ये खदशा तो मेरे ख्याल में किसी हद तक दुरुस्त है कि वो पार्टियों को नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इस किस्म की चीज़ें ये मेरे ख्याल फार फेच्ड है, क्योंकि ये उसके लिए तो एक वसीतर कंसेंसस की ज़रूरत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, और इस हुकूमत के पास तो अभी बड़ी मुश्किल से सिंपल मेजॉरिटी ही बड़ी मुश्किल से इन्होंने मैनेज की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के कोई बड़े काम, ये कई तवील मुद्दती काम हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट है सर, वो तो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसे फारिग कर दूंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई डर नहीं है मुझे। जी, वो कहने की बात तो दुरुस्त है, लेकिन आप देखें कि ऐसे लोगों को भी जिनको वो माजी में जिनके ऊपर बहुत तनकीद करते रहे हैं, आजकल उन्होंने अपने साथ कोलिशन में मिलाया है, उनको साथ बिठाया हुआ है और उनकी दिलजोई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बज़ाहिर लोगों के सामने कहने की बात तो दुरुस्त है, लेकिन हकीकत यही है कि उनके पास तो बहुत थोड़ी सी मेजॉरिटी है। उनकी पार्टी के लोगों का असल मसला नहीं है। देखिए, पार्टी के लोगों के लिए छोड़ के जाना तो आसान नहीं है ना, क्योंकि उनके लिए तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग की बात होगी, वो तो फिर अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठेंगे, तो वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं दूसरी पार्टियों के, वो तो किसी वक्त भी उनको गुड बाय कह सकते हैं और वो उनका साथ छोड़ देंगे, तो फिर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। लिहाजा असल खतरा ये है कोलिशन पार्टनर्स का। अपनी पार्टी के लोगों को तो शायद वो ज़्यादा आसानी के साथ अपने साथ बांध के रखेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर वो इलेक्ट हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इम्कान तो मुझे नहीं लगता कहीं सदारती। ठीक है, आपको नहीं लगता कि इस तरह का कोई इक़दाम होने जा रहा है? अब्दुल्ला गुल साहब, नैब कवानीन की बात कर लेते हैं जिनमें इस्लाहात की बातें हो रही हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि नैब और हुकूमत ने गठजोड़ बना रखा है, ऐसा है वाकई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नैब अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, लेकिन जाहिर है
कि कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और यकीनन वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर करने चाहिए। ये हुकूमत वक्त का काम है, अदलिया का काम है, और मेरे ख्याल में कुछ लोगों के लिए कुछ कानून हैं और बाकी लोगों के लिए दूसरे कानून हैं। इनको ज़रूर दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि नैब के कवानीन के अंदर फिर बहुत सारे वो लोग जो हुकूमत के अंदर शामिल हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं। और ख़ुद जहांगीर तरीन साहब, जो कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल भी करार दे दिया, सियासत से भी वो किनारा कश हो गए, उनको जो है वो पार्टी के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होना पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं सारी जगह के ऊपर, और उनके अहकामात के ऊपर जो है वो इस तरह के लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक सवालिया निशान है। अहमद बिलाल साहब, तहफ़्फ़ुज़ात जो है अपोजिशन के हुकूमती अरकान जिनके खिलाफ तहक़ीक़ात जारी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, सवालिया निशान है। अपोजिशन इदारों पर दबाव डाल रही है, या हकीकत में उनके मौक़िफ़ में वज़न है अपोजिशन के मौक़िफ़ में? नहीं, उनकी बात पे किसी हद तक तो वज़न है। देखिए, इसको कुछ किसी हद तक तो रैशनलाइज किया जा सकता है कि साहब, चूँकि जो पार्टियां इतनी तवील मुद्दत से हुकूमत पे थी, उन्हीं के लोग को ही एहतसाब की जद में वही लोग आएंगे ना, जो लोग हुकूमत पे नहीं थे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो पिछले 5 साल में केपी में हुकूमत रही, उनके भी कुछ लोगों के ऊपर उस हवाले से इल्ज़ामात हैं, और वो भी नैब की इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की जद में है। तो उनके बारे में कहा जाता है, ख़ासतौर पे गिरफ्तारियों के बारे में, कि उनके साथ गिरफ्तारी का वो मामला नहीं होता, उनके साथ नरमी बढ़ती जा रही है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये वाकई एक सवालिया निशान है। नून लीग पहले सवाल उठाती रही मुशर्रफ के बैरून मुल्क रहने के हवाले से, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वाज़े लफ्जों में कह रही है कि हमारे तो नाम ECL में डाले जा रहे हैं, मगर मुशर्रफ आराम से बाहर बैठे हैं। कोई कार्रवाई होती देख रहे हैं आप मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले दिनों में? मैंने तो आज भी इसको सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया है कि जिस आदमी के ऊपर इतने इल्ज़ामात हों और आइन शिकन हो, 2 दफ़ा उसने आइन तोड़ा हो, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि आपको हम मौका भी देंगे, या हर किस्म की जो है वो अदलिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आए। और ऐसा कोई इलाज नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर माजी में ना होता रहा हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने देखा कि उनके लिए इम्तियाजी सलूक है। यकीनन ये गैर मुनासिब है, और इसके ऊपर अवाम के दिलों में वो फिर इंसाफ का जो तकाजे हैं वो पूरे होते नजर नहीं आते, क्योंकि अवाम जो होती है वो खल्के खुदा होती है। और जिस अंदाज में अभी अहमद बिलाल महबूब साहब ने जिस तरह कहा KPK का, तो KPK के अंदर यकीनन हमें सारा याद है कि नैब के फिर वो वहाँ जो डायरेक्टर थे उनके साथ क्या हुआ, और इतना बड़ा मामलात आगे बढ़े। और जाहिर है नैब के वो लोग जो नैब को मतलूब हैं या वो केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको उस अंदाज के अंदर जो है वो स्ट्रांगली डील नहीं किया जा रहा जिस तरह अपोजिशन जमातों को किया जा रहा है। तो ये जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये काफ़ी हद तक हक बजानिब हैं, इनको आप बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि आप अपने और गैरों को, दोनों को आप एक ही तरीके से जो है वो डील करते हैं। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को यही मुतवक्का थी उम्मीदें, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, मध्यम पड़ती जा रही हैं। ख़ासतौर पे परवेज़ मुशर्रफ का जो एक मामला है ये बहुत चैलेंजिंग है। आप न सिर्फ आइन शिकन है, बल्कि कश्मीर के ऊपर आपने बाड़ लगा के बाकायदा एक परमानेंट बाउंड्री बना दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा जुर्म है मेरी नज़र में। अकबर बुगटी का केस है, लाल मस्जिद का केस है, इसी तरीके से दीगर केसेस उनके ऊपर मौजूद हैं। अमेरिका खुद अब हार के अफगानिस्तान में जा रहा है, और अमेरिका को यहाँ मदऊ करने वाला कौन था वो भी आप जानते हैं। डमाडोला चीना गई खाड़ के अंदर जब 82 हुफाज़े कुरान मार दिए गए, और उसके बाद दहशतगर्दी की जंग ने एक नया रुख लिया। होने के लिए मुशर्रफ को बुलवाना, मुशर्रफ को पाकिस्तान बुलाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला गुल साहब और अहमद बिलाल साहब से मौजूद है। ब्रेक की जानिब जाएंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया, उसके बाद वफाकी बुज़रा के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, और मरियम नवाज ने तो पुरस्कार खामोशी तोड़ी है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम सवाल छोड़कर गए थे कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया है। अहमद बिलाल साहब,
वजीर आजम, वफाकी वज़रा, फिर इत्तेहादी शेख रशीद इस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम दूसरी जानिब हुकूमत को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही वहां तो स्पीकर को बड़ी आसानी से दे दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तरह सूरत हाल को? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी देर कंट्रोवर्सी रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया था, कंटेस्ट किया था। इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील में, उसके चेयरमैन के इलेक्शन में और फिर बाकी कमेटियों की तश्कील में इसीलिए इतना ज़्यादा ताख़ीर हुई थी। लेकिन बिलाखिर फिर एक एग्रीमेंट हो गया, एक कंसेंसस हो गया और उसके नतीजे में फैसला हो गया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए, जैसा कि पिछले 2 टर्म्स के अंदर एक रिवायत कायम हुई थी। और दुनिया के बेशतर मुल्कों में हिज़्ब इख्तिलाफ के पास ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप होती है। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब फैसला किया हुकूमत ने, देर से किया लेकिन ये सही फैसला है। अब जबकि ये फैसला हो गया है तो मैं समझता हूं कि इस बात का कोई जवाब नहीं है। आ रहे हैं, वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यही मैं कह रहा हूं कि अब इसको आप हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर साहब को लीडरशिप इस्टेब्लिश करनी चाहिए और इनको रोकना चाहिए कि वो अब इस कंट्रोवर्सी को मजीद हवा न दें। उनकी राय थी जब तक एक फैसला नहीं हुआ था। अब अगर एक रूलिंग कोalition ने यह फैसला किया है तो अब सबको उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मजीद इसमें कन्फ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि गैर यकीनी फ़िज़ा किसी हद तक ख़त्म हुई है और आप दोबारा उस गैर यकीनी फ़िज़ा को पैदा कर रहे हैं। इसका फ़ायदा हुकूमत को भी नहीं होगा, हुकूमत को भी इसका नुकसान होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई चलती चलती वो उसको ब्रेकें लगेंगी और वो काम नहीं हो सकेगा जो कानून साजी हुकूमत को करनी चाहिए, जिसकी उसके ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक बड़ा रिफॉर्म एजेंडा है। उसके लिए ज़ाहिर है जब तक कानून साजी नहीं होगी तो रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ेंगी। तो उनको मेरे ख्याल में ऐसी तमाम रुकावटों को पैदा करने का सबब नहीं बनना चाहिए। और जिन वज़रा के अपनी जगह पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंटरनल डिबेट के नतीजे में आपने रिजॉल्व किया और फैसला हो गया। ज़ाहिर है हर एक की बात तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन जो भी इनका मैकेनिज्म होगा उन्होंने फैसला कर लिया। अब एक वजीर साहब तो ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने का सोच रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर एक एनार्की जैसी फिजा है, ये मुनासिब नहीं होगा, हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हुकूमत को अपने सफ़ों के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। जी सर। अब्दुल्ला गुल साहब, मरियम नवाज की तरफ आते हैं। पार्टी को मुत्तहिद करने, कोई एहतजाजी तहरीक चलाने में वो कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा उन्होंने बड़ी एक पुरस्रार खामोशी थी जिसको तोड़ा और मगर फिर एक खामोशी इख्तियार कर ली है उन्होंने। क्या लाइन ऑफ एक्शन की आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? ये देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब इमरान खान साहब का दौरा हुआ सऊदी अरब का, तो उसके अंदर 40 मिनट वो रहे मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ गाड़ी के अंदर अलहदा, जिसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई। और मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की तो साथ ही नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा कि ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेवलप कर लीजिए। उसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब का आपको याद होगा कि उन्होंने अदालत में भी कहा कि मुझे तो कुछ आवाज़ नहीं आती, मुझे तो याद नहीं है और हालात जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी जो है खामोशी आ गई। ये हकीकत है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली लाहौर का जब बेगम कलसूम अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, तो उनके हवाले से जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की तो वो बेहतरीन उन्होंने सिंगल हैंडेडली की और अपनी लीडरशिप का लोहा वहाँ मनवाया। लेकिन साथ ही साथ यह है कि अब नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, क्योंकि पार्टी के अंदर जो मुतबादल लीडरशिप नज़र आ रही थी जो शरीफ फैमिली से थी, उसका अभी दूर दूर तक निशान नहीं है, या अगर है भी तो उनके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे मुकदमात की तलवारें जो हैं वो लटक रही हैं। और मरियम साहिबा का आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी ख्यालात जो हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं रहे। वो डॉन लीक्स का किस्सा जो है वो लोगों को भूला नहीं है। इसकी बुनियाद के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने जज्बात में आके अपनी खामोशी तोड़ी तो सही, लेकिन फिर बाद में जो गारंटर्स थे उन्होंने दरमियान में यकीनन उनको बोला होगा कि आप ये जो डील है उसके हवाले से आपने इसको, ये गैर मुनासिब रवैया है, आप जो अदालती फैसले हैं उनको आप उनका एहतराम करें और आप जो पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए गए थे उन पैरामीटर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा के अंदर आप उन्हें मोहतात देख रहे हैं। अहमद बिलाल साहब, पार्लियामेंट में हमने देखा गुज़िश्ता कई अरसे से गैर पार्लिमानी अल्फाज का बड़ा बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है।
हुकूमती बेंचेज हों, अपोजिशन अरकान हों, सभी इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान जो नोक झोंक थी वो किसी ढकी छुपी नहीं है। रोज का मामूल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बन चुका है इस तरह की गुफ्तगू। तो इसको रोकने के लिए जो मौजूद अरकान हैं उनकी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू रुकवाने के लिए क्या इक़दाम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर करने चाहिए? देखिए, इसके ऊपर जो मौसर कोई रुकावट अगर हो सकती है या इस ट्रेंड को रोका जा सकता है तो वो लीडरशिप की तरफ से हो सकता है। सिर्फ कवायद के नफाज से ऐसा नहीं हो सकता। ये अपनी लीडरशिप को ये तय करना होगा। लेकिन अगर लीडरशिप खुद इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने वालों को इनकरेज करे और उनकी हौसला अफजाई की जाए तो फिर ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता। और इस वक्त यही हो रहा है। अगर लीडरशिप उन्हें किसी वक्त भी इनडायरेक्ट भी इशारा दे दे कि इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना वो मुनासिब नहीं समझते तो वो फौरन रुक जाएगा। ठीक है, लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा सर, एक और बड़ा हम सवाल है, अदालतों में बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं जो ज़ेर समात हैं, एक लंबी फहरिस्त है इन मुकदमात को लेकर। फौरी तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए कानून साजी की अशद ज़रूरत है। क्या इक़दाम फौरी तौर पर होने चाहिए? पार्लियामेंट की क्या जिम्मेदारी है? अदालतों की क्या जिम्मेदारी है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, अहमद बिलाल साहब आपसे। देखिए, इसमें तो बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने भी इसके ऊपर इक़दाम करने थे और उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स करनी थी, जुडिशल रिफॉर्म्स करनी थी और उसके नतीजे में फिर ये बैकलॉग ख़त्म होना था। और इसी वजह से आपको मालूम है कि इंतज़ाम आर्जी तौर पे किया गया था 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतों का, क्योंकि सिविल अदालतें अपना काम लगता था कि ठीक से नहीं कर रही हैं। तो फिर उसके अंदर भी एक्सटेंशन करनी पड़ी 2 साल की, क्योंकि कोई मौसर कानून साजी नहीं हुई, कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? अब ये मौजूदा हुकूमत जो है उसने ये उसकी तरफ से ऐलानात आए हैं, ख़ासतौर पे वफाकी वज़ीर कानून की तरफ से, कि उन्होंने मुसव्वदा आए कानून तैयार कर लिए हैं जिसके लिए ख़ासतौर पे सिविल मुकदमात में 2 साल की मैक्सिमम लिमिट लगा दी है और मज़ीद कुछ इंतज़ामात किए गए हैं। चूँकि अब पूरी तरह बिल हमारे सामने नहीं है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल एक कानून का मुसव्वदा उन्होंने तैयार कर लिया है। अगर वो कानून का मुसव्वदा वाकई इतना इफेक्टिव है और वो पास हो जाता है तो फिर अगला मरहला होगा कि उसकी कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके लिए अदालतें और वकला की जो तंजीमें हैं वो बड़ा अहम रोल अदा करेंगी। वो बड़ा अहम रोल अदा करेंगी तंजीमें। अब्दुल्ला गुल साहब, वक्त कम है, मुख्तसर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कराची में हमने देखा गुज़िश्ता दिनों तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो जो बानी मुत्तहदा हैं उनके खिलाफ बरतानिया और साउथ अफ्रीका की हुकूमतों के सामने ये मामला उठाएंगे। शाल अंगेज तकरीर का जिक्र किया गया। शहर कायद को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से बड़ा अहम फैसला अब सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको? जी, मैं एक तो देख रहा हूं कि कराची में गवर्नर राज जो है वो मैं उसको फ्यूचर में देख रहा हूं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। एक हमें जरूर याद रखना चाहिए है कि एंड गेम अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जारी है। अमेरिका जो है वो पुल आउट करना चाहता है और मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह से क्रिसमस का उन्होंने तोहफा दिया सीरिया से फौजें निकाल के और अफगानिस्तान से, इस तरह से बाकी मानदा फौजें जो हैं वो अप्रैल से पहले यानी कि ईस्टर का तोहफा भी ट्रंप साहब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन जाने से पहले सुपर पावर पूरी तरीके से शहर कायद को, क्योंकि इकोनॉमी है पाकिस्तान की 65%, वो उसको पैरालाइज करना चाहते हैं और इसके वक्त में ऐसे स्लीपर सेल्स भी जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं जो माजी के अंदर बिल्कुल सोए हुए हैं। खासतौर पे हमने देखा कि जिस तरह से हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और फिर BLA जो है वो वहाँ बिल्कुल BLA कराची में तो क्या बंद करना होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, अहमद बिलाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि हालात को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। और दूसरी जानिब अगर मरियम नवाज की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहद हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में कोई बड़ी तहरीक चलाए तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मगर हकीकत यह है कि हुकूमत जो बयानात दे रही है उसके बरक्स अगर जो उनके इत्तेहादी हैं वो अलग हो जाए तो एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।